Hello and welcome to this next video of AS26. Yesterday we had seen the definitions and we had also seen some other aspects related to identifiability. You will recall that we had discussed about asset also. See, asset is basically a resource which is controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. Right? So from this we have certain aspects which we need to discuss today, and that is control. See, enterprise will control an asset. When is an enterprise supposed to be or deemed to be controlling an asset? That is when the enterprise has the power to obtain the future economic benefits from the underlying resource. यानी जब एक enterprise के पास ये power है कि उस resource के जो future economic benefits हैं वो enterprise को मिले, that means वो asset उसके control में है, ठीक है? Similarly, if it can restrict the access of others to those benefits, मतलब मुझे benefit मिले, एक ये right मेरे पास है, और दूसरा कि मैं आपको या किसी और को वो बेनिफिट्स ना लेने दूं बिना मेरी मर्जी के, अगर ऐसा भी मेरे पास राइट है, दैट मीन्स आई एम हैविंग कंट्रोल ऑफ, ठीक है? नाउ द कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू कंट्रोल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये नॉर्मली जो है कहाँ से आता है? जो एंटरप्राइज की जो कैपेसिटी है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंट्रोल करने की, ऑब्वियसली अभी हम इंटैंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंटैंजिबल एसेट से जो आने हैं उनको कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है एंटरप्राइज के पास, वो नॉर्मली आती है लीगल राइट से, ठीक है? वो लीगल राइट जो कि इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी मेरे पास अगर कोई लीगल राइट है तभी तो मैं उसको ऊपर कंट्रोल कर पाऊंगी, तभी तो मैं उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो डाइवर्जन है उसको रोक पाऊंगी, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ लीगल राइट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल, क्योंकि लीगल राइट नहीं है तो कंट्रोल को डिमॉन्स्ट्रेट करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लीगल एनफोर्सेबिलिटी इट्स नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, बिकॉज हो सकता है कि कई बार आप किसी और तरीके से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम नेक्स्ट जैसे पैराग्राफ 15 में देखते हैं, तो मार्केट और टेक्निकल नॉलेज दे में गिव राइज टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर मार्केट में मेरे पास ही राइट है ऑपरेट करने का, राइट? या टेक्निकल नॉलेज, मेरे पास एक पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है? तो एक ऐसी एंटरप्राइज जिसके पास इस तरह का प्रोटेक्शन है, जैसे कॉपीराइट है या कोई रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट वैसे तो वर्ड होता है, बट जहां पर लीगली परमिटेड है, जैसे कि पार्टनरशिप के केस में होता है कि पार्टनर छोड़ के जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप कुछ टाइम तक ये काम नहीं करोगे, या आप कोई बिजनेस मुझे सेल करके जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाला बिजनेस कुछ टाइम तक नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में क्या है कि वो उस एरिया में काम करने का राइट मेरे पास है, तो यानी उस एरिया के जितने भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो मुझे अक्रू करेंगे और मेरे पास उनको कंट्रोल करने का राइट है, ठीक है? तो ये चीजें भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देती हैं, जेनेसिस करती हैं उसका। सिमिलरली लीगल ड्यूटीज, एम्प्लॉयज की जो लीगल ड्यूटीज हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो यहां पर भी दिस एस्पेक्ट कैन ऑल्सो गिव राइज टू फ्यूचर बेनिफिट्स, बिकॉज सपोजिंग देयर इज अ ब्रीच, the employee will have to give you compensation, right? So this is also one right over which you have control. Now another, this paragraph 16 is very important and very peculiar. See, एक एंटरप्राइज के पास एक स्किल्ड स्टाफ हो सकता है, ठीक है? उसकी टीम भी हो सकती है। आपके पास अगर एक टीम है स्किल्ड स्टाफ की, तो आपको ये लगेगा कि जो मेरी इंक्रीमेंटल स्टाफ स्किल्स हैं वो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकती हैं अगर मैं इनकी ट्रेनिंग करूँ, ठीक है? So what you try to do is, or what you want to do is, to increase the skills of your staff through training. And it is very obvious that you are expecting कि जो staff है वो अपनी skills आपको देता रहेगा, लेकिन ये इस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कि वो देगा या नहीं देगा। हो सकता है वो ट्रेनिंग लेके आपसे सीख के चला जाए, ठीक है? So usually the enterprise is insufficient control over the expected future economic benefit arising from a team of skilled staff and from training to consider that these items meet the definition of intangible asset, ठीक है? So आपके पास एक insufficient control है उन future economic benefits के ऊपर जो अराइज होंगे उस टीम के, जो कि एक स्किल्ड स्टाफ की टीम है, और उस ट्रेनिंग के इम्पैक्ट पे, ठीक है? जिससे कि आप उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हुए भी आप उसको इंटेंजिबल एसेट शायद ना रिकॉग्नाइज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है और आपके पास चार ऐसे लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट नॉलेज लेके बैठे हैं, ठीक है? और आपको पता है कि अगर मैं इनको ट्रेनिंग देता रहूंगा तो ये और अच्छा इंप्रूव करेगा, मेरा बिजनेस जो है और ग्रो करेगा। बट क्या आप इसकी वैल्यू
इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू आप रिकॉग्नाइज 100% या फुल प्रूफ कर सकते हो? आंसर इज नो, बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर देम। आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से। ओके, आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू शुड डू। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज रिटन हियर एंड व्हाट इज दिस पैराग्राफ ट्राइंग टू इंडिकेट, राइट? Similarly, if they are saying that if there is a specific management skill या कोई टेक्निकल टैलेंट है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक मैनेजमेंट या टेक्निकल टैलेंट है, वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर सकता अनलेस उसमें कोई लीगल राइट है। जैसे कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टेक्निकल टैलेंट है और आपको पता है कि उसके ही बेस पर आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हो, तो उसको आप तभी मानोगे कि इंटेंजिबल एसेट जब आपको ये मालूम है कि इसके ऊपर मेरा लीगल राइट भी है। क्योंकि अगर मेरे पास इसके लीगल राइट नहीं है, तो ये कभी भी मेरे हाथ से जाकर मुझे एक नेगेटिव उस पे पोजीशन में लाके खड़ा कर सकता है। सो कैन आई एक्चुअली रिकॉग्नाइज दिस एज इंटेंजिबल एसेट इज अ क्वेश्चन मार्क। आर यू गेटिंग मी? Similarly, if it is maybe it's not protected by legal use, but maybe it is like it is giving me some certain amount of assurance that yes, it is going to give me the future economic benefits which I'm going to expect from it, right? And obviously it has to meet the other parts of the definition also. So with this we come to paragraph 17, and then we'll quickly take a snapshot of all these four paragraphs which we've done once again. Another important aspect which paragraph 17 is telling you is that sometimes an enterprise may have a portfolio of customers or market share. तो ऐसा क्या होता है कई बार कि आपके पास कई बार एक बहुत बड़ा पूल ऑफ कस्टमर्स होता है जो बहुत लॉयल होता है, या आपके पास एक मार्केट शेयर है जो आपको पता है कि वहां पर कोई और कॉम्पिटिटर इतनी आसानी से नहीं आ सकता, ठीक है? और ये आप ही के एफर्ट्स का हो सकता है रिजल्ट हो, आपके कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है बहुत ज्यादा हो। तो इस केस में जो कस्टमर्स हैं वो कंटिन्यू टू ट्रेड रहेंगे, आपको ये मालूम है, लेकिन क्या आप उसको एज सच आप उसको ये शो कर सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए ही है? अगर है, then only it is going to come into this threshold, right? Because in the absence of any legal rights or in the absence of any other ways to control, the enterprise usually will not have sufficient control over the economic benefits from customer relationship also and loyalty also. And it will not be able to consider these items like customer portfolio, market share, relationships, loyalty under the definition of intangible assets, right? So let us see control once again. So if it is able to obtain the future economic benefits, okay, it can restrict the access of others to those benefits, usually stemming from legal rights. But we know it is not always through legal rights. Sometimes it has some other ways also. We have market and technical knowledge, but again, preferably protected by legal rights or by some concrete manner. Then skilled staff, as we saw, training, we saw that, and also we saw the technical talent, specific management. All these aspects, very important, but need to be protected. Okay. Similarly, portfolio of customers, market share, customer loyalty, all these will help the enterprise, will definitely make the enterprise grow. But the enterprise usually will have insufficient control. So it has to ensure that to, come in to ensure, it has to ensure that if it wants to recognize them as intangible assets, it should have a foolproof evidence of that, right? So now you can go through all these paragraphs once, and then we'll go to the other paragraphs, which are on the forthcoming page. Now, if we talk about the future economic benefits, what are the future economic benefits which flow from an intangible asset? They are basically the revenue which comes from the sale of products or services. Okay. It also includes cost savings or other benefits which result from the use of asset by the enterprise. So that means जो आप products या services का sale करते हैं, आपको revenue मिलता है, ठीक है?
वो आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। आप कुछ कॉस्ट में सेविंग करते हैं, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। या फिर जब एसेट कोई एंटरप्राइज यूज करती है तो उससे उसको कुछ बेनिफिट मिलता है, तो वो भी आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आप वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं तो उससे आपकी फ्यूचर प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। डायरेक्ट तो आपका इंक्रीज नहीं होता रेवेन्यू, बट आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कोई आप न्यू इन्वेंशन या कोई भी इनोवेटिव प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं उससे, राइट। Now, this is also a very important aspect, recognition and initial measurement of intangible assets. देखिए, recognition of an item as an intangible asset requires an enterprise to demonstrate that it meets the definition of intangible asset, first of all, and the recognition criteria which is set out in this standard. So, अगर आप किसी भी आइटम को इंटेंजिबल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो पहले एंटरप्राइज को क्या डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि पहले तो वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट करती है, ठीक है। तो 6 to 18 में आपको याद होगा आपने क्या देखा था। ये देखिए, यहाँ से हमने देखना शुरू करता, 6 में हमने इंटेंजिबल एसेट की जो डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था यहाँ से 7 में इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, राइट। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं इसको इंटेंजिबल एसेट जो है मीट कर रहा है यहाँ तक पूरा, ठीक है। इसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो कि हम आगे पढ़ेंगे पूरा 20 से 54 तक का, राइट। सो इफ दिस इज एबल, द एंटरप्राइज इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस आइटम मीट्स दिस, देन ओनली we can make sure that this is an intangible asset which has been properly recognized and it has been measured accordingly, right? Now this para 20, as you can see, is all in bold and it's very important also because it's actual standard. ये क्या कहता है कि intangible asset should be recognized if and only if it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise. यानी कि ये एसेट को आप तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आपको मालूम है या आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस एसेट के जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एंटरप्राइज को ही मिलेंगे, और जो कॉस्ट है उस एसेट की वो आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। Now, an enterprise should assess the probability of future economic benefits using reasonable and supportable assumptions. तो एंटरप्राइज क्या करेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एसेस करेगा, और इसको एसेस करने के लिए वो रीजनेबल और सपोर्टेबल एजम्पशंस लगाएगा, ठीक है। क्या वो रिप्रेजेंट करती हैं, दैट बेस्ट एस्टिमेट, दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस दैट विल एग्जिस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो एंटरप्राइज क्या एसेस करेगा कि क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसको मिलने वाले हैं या मिलेंगे, और ये असेस करते टाइम वो कुछ रीजनेबल और सपोर्टेबल एजम्पशंस लगाएगा। और ये एजम्पशंस किस चीज पे बेस्ड होंगी, उसके एस्टिमेट पे बेस्ड होंगी कि भाई आने वाले टाइम में या यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के ड्यूरिंग किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस परसिस्ट करने वाली है। परफेक्ट। नाउ एंटरप्राइज विल यूज जजमेंट टू असेस व्हाट इज द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अटैच्ड। सो वो जजमेंट लगाएंगे कि किस तरह की या कितनी सर्टेनिटी है उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं उसके फ्लो की, जो कि एट्रीब्यूटेबल है उस एसेट के यूज के लिए। और ये वो कैसे करेंगे, अपने पास जो एविडेंस है उसके बेस पे करेंगे, ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, एंड दैट टू गिविंग मोर वेट टू एक्सटर्नल एविडेंस। क्लियर। So this is paragraph 20 and 21. Before I go to 23, which is stating that intangible should be measured initially at cost. 23 को समझने से पहले आप एक बार 19 onwards दोबारा से इसको रीड कीजिए। I'll wait for 2 minutes. Now, if I talk about separate acquisition, we've understood the previous paragraphs now. Okay, intangible asset आपने initially cost पे ही measure करना है। सेपरेट एक्विजिशन वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली एक्वायर करा है, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट कैन यूजुअली बी मेजर्ड रिलायबली। व्हाट डज दिस मीन नाउ? तो मतलब ये है कि अगर इंटेंजिबल एसेट आपने सेपरेटली एक्वायर करा है तो आप उसकी कॉस्ट को आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और रिलायबली भी मेजर कर सकते हैं। एंड दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर मॉनेटरी एसेट्स। तो अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन कैश या मॉनेटरी एसेट्स के फॉर्म में है तो आप इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। ना कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, उसका परचेज प्राइस, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी टैक्सेस, अदर देन दो जो कि आप बाद में रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज परचेज करी है तो उसका परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस जो आप पे कर रहे हैं, और कोई भी और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर जिससे कि एसेट जो है रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो सकता है।
Now, directly attributable expenditure includes, for example, professional fees for legal services. तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल फीस भी दी है लीगल सर्विसेज के लिए तो वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और इसीलिए कॉस्ट में इंक्लूडेड है. Of course, any trade discount, any rebate that will be deducted in arriving at the cost. Now, if an intangible asset is acquired in exchange for shares, please keep in mind, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर आप शेयर्स के एक्सचेंज में या सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में लेते हैं तो एसेट को आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जो उसकी फेयर वैल्यू है या फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड जो भी आपके लिए क्लियरली एविडेंट है. ठीक है. अब देखते हैं इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन द अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, उसका क्या करना है. ठीक है. तो एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन, अभी हमने सेपरेट एक्विजिशन देखा था. ठीक है. अब हम देख रहे हैं एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन. तो अगर आप सेपरेटली किसी इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर करते हैं तो हमने देखा कि आप उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो अगर आपने कैश या मॉनेटरी एसेट्स में उसकी पेमेंट करी है. कॉस्ट में क्या क्या आता है वो हमने देखा, क्या नहीं आता है वो हमने देखा. और अगर आपने उसको इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में लिया है तो आपने कैसे वैल्यूएशन करना है वो आपने देखा. ठीक है. अब हम ये देख रहे हैं कि एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन, अगर आपने वो एक्वायर करा है इंटेंजिबल एसेट अमेलगमेशन में. ठीक है. और वो अमेलगमेशन जो है इन द नेचर ऑफ परचेज है AS 14 के हिसाब से, तो आपने उसकी भी जो रिकॉर्डिंग है इंटेंजिबल एसेट की उसी हिसाब से करनी, उसी को अकाउंट उसी हिसाब से उसको अकाउंट फॉर करना है. Now, wherein preparing the financial statements of the transferee company, the consideration is allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair values at the date of amalgamation. Paragraph 28 to 32 of the standard need to be considered. Okay. तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी की, कंसिडरेशन जब एलोकेट हुई है इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यूज के बेसिस पर एट द डेट ऑफ अमेलगमेशन, तो आपके पैराग्राफ 28 टू 32 आपने फॉलो करने हैं. राइट ना. इस केस में जजमेंट इज रिक्वायर्ड. Judgment is required to determine whether the cost of intangible asset acquired in the amalgamation can be measured with sufficient reliability for the purpose of separate recognition. तो यहां पर देखिए कि आपको थोड़ा सा जजमेंट लगाना है कि भाई जो फेयर वैल्यू है क्या ये आप मेजर कर सकते हैं विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन. राइट. अब ऐसे केस में देखिए कि जो कोटेड मार्केट प्राइस होते हैं, अगर एक्टिव मार्केट याद है हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, तो जो कोटेड मार्केट प्राइसेस होते हैं वो आपको बहुत रिलायबल मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं फेयर वैल्यू के लिए. ठीक है. और यूजुअली जो अप्रोप्रिएट मार्केट प्राइस होता है उसको वो जो कौन सा होता है करंट बिड प्राइस. ठीक है. तो करंटली जो रेट चल रहा है जिस पे लोग बिड कर रहे हैं वो आपका अप्रोप्रिएट मार्केट प्राइस है जो कि आप फेयर वैल्यू ले सकते हैं और जो आपके लिए कॉस्ट का क्राइटेरिया बन सकता है. इफ द करंट बिड प्राइस इज अवेलेबल तो जो मोस्ट रिसेंट सिमिलर ट्रांजैक्शन होती है वो आपका बेसिस बन जाती है. ठीक है. जिससे आप फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं प्रोवाइडेड कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चेंज ना आया हो उस सिमिलर ट्रांजैक्शन की डेट में और आज की डेट में जब आप आज इस एसेट की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है. अगर मान लीजिए एक्टिव मार्केट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती उस एसेट के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, एक ऐसा अमाउंट जो कि एंटरप्राइज ने दिया होता अगर ये ट्रांजैक्शन कुछ हुई होती एक्विजिशन की, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बिटवीन सम नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज. और ये सारी चीजें आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल के हिसाब से देखनी है. ठीक है. इस केस में भी एंटरप्राइज जो है रीसेंट ट्रांजैक्शन सिमिलर एसेट की कंसीडर करती है. यहाँ पर देखिए पैराग्राफ 30, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ एंटरप्राइजेज हैं जो रेगुलरली इन्वॉल्व होती हैं परचेज एंड सेल ऑफ यूनिक इंटेंजिबल एसेट्स में और उन्होंने कुछ टेक्निक्स डेवलप करी हैं जिससे कि वो फेयर वैल्यूज इनडायरेक्टली मेजर करती हैं. ये चीजें या ये टेक्निक्स आप इनिशियल मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने इंटेंजिबल एसेट जो है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में एक्वायर करा हो. अगर आपका उस उनका भी ऑब्जेक्टिव जो था और आपका भी ऑब्जेक्टिव क्या है टू एस्टिमेट फेयर वैल्यू as defined in the standard and if they reflect current transactions and practices. तो अगर उनका जो प्रैक्टिस है वो आपके प्रैक्टिस या करंट प्रैक्टिसेस से मैच कर रहा है then it is perfectly fine. These techniques include applying multiples reflecting current market transactions to certain indicators driving the profitability of asset such as revenue, market share, operating profit, etc. or discounting estimated future net cash flows from the asset. सो ये जो मेरी लास्ट 4 लाइन्स हैं ये जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे. पर थ्योरेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि जब हम जो टेक्निक्स हम फेयर वैल्यू के लिए यूज कर रहे हैं उसमें हम कुछ अपने न्यूमेरिकल जो है एस्टिमेट्स लगा रहे हैं या इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं जिससे कि
हम एसेट की प्रॉफिटेबिलिटी को समझ पा रहे हैं, जैसे कि रेवेन्यू, मार्केट शेयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उससे कितना आने वाले टाइम में कैश फ्लो होने वाला है उसको आज के हिसाब से डिस्काउंट करना। तो ये सब पैरामीटर्स वो लोग फॉलो करते हैं, और आप भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो करंट आपकी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Now, paragraph 31 says that a transferee recognizes an intangible asset. In accordance with this standard, a transferee recognizes an intangible asset that meets the recognition criteria in 2021. तो 2021 का recognition criteria वो देखेगा और उसको recognize करेगा अगर वो meet कर रहा है, even if ट्रांसफरर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको recognize करा गया या नहीं करा गया। आपको याद है 2021 में आपने क्या देखा था? ये देखिए, probable that future economic benefits are attributable, cost of asset can be measured reliably, and उसके लिए वो रीजनेबल जजमेंट्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलने हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप उसको रिकॉर्ड करो। ट्रांसफर नहीं करा, हार्डली मैटर्स। ठीक है। Similarly, if the cost of an intangible acquired as part of an amalgamation cannot be measured reliably, तो अगर आपने amalgamation nature purchase करा था और आपने कोई intangible asset acquire करा है, बट उसका cost या fair value आप reliably measure नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस asset को separate intangible asset ना show करें, बल्कि उसको goodwill में show कर दें। ठीक है। Unless there is an active market for an intangible asset acquired in an amalgamation nature purchase, the cost initially acquired is restricted to an amount that does not create or increase any capital reserve arising at the date of amalgamation. तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटैंजिबल एसेट आपने एक्वायर करा है इन द अमेलगमेशन विच इज नेचर परचेज, लेकिन उस इंटैंजिबल एसेट की कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो आप जो कॉस्ट इनिशियल रिकॉग्नाइज करेंगे वो उस अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड होगी, जिससे कि आपका कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है वो अननेसेसरी इंक्रीज या क्रिएट नहीं। ठीक है जी। तो अब ये पैराग्राफ 32 तक अब आप अपनी रीड करना है, एंड देन वील डिस्कस some other things in the next video. Okay, thank you.